इंटरनेशनल प्लेयर, इंडिया के तरफ से क्रिकेट खेला उन्होंने। वो उनकी पत्नी को कैंसर था, उन्होंने जिस तरह की बात कही, तो उन्होंने शायद अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं बताया। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने सर्जरी भी कराई, उन्होंने रेडिएशन भी लिया, कीमो भी लिया और साथ में लाइफस्टाइल चेंज किया, जो कि सिर्फ कैंसर में नहीं, हमें आपको और हर किसी को फॉलो करना चाहिए। कैसे कोई इंसान समझे कि उसको कैंसर हुआ है। सेल्स बनते हैं, अपना काम करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो शरीर में दिन भर में ऐसे बहुत सारे सेल्स इस तरीके के प्रोसेस से गुजरते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसको हम एरर्स कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि शरीर उन एरर्स को रिपेयर कर दे। रोज दिन कहा जाता है आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, और अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको कैसे बिल्कुल ग्रीन किया गया है, किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि कार्सिनोजेनिक है। जो हमारा 60 to 70% कैंसर होता है वो ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल, हमारे डाइट और हमारे दिनचर्या और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से होता है। 4th स्टेज वाले पेशेंट के लिए भी आप क्या ये मैसेज दे सकती हैं कि उनके डिजीज का भी क्योर संभव है, उन्हें अपना होप लूज नहीं करना चाहिए। अगर आपका लो रिस्क ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे डिवाइड करते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क है, और अगर उस पेशेंट को अगर लंग में फैला है, लिवर में फैला, हड्डी में भी फैला है और उसके मार्कर्स पॉजिटिव है, लो रिस्क पेशेंट है, तो दवाइयों की मदद से वो पेशेंट भी लंबा जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब डेथ होना निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट जिन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट का इलाज किया है। इनका नाम है डॉक्टर अंकिता पटेल। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ये आपको बताएंगी कि दरअसल कैंसर क्या क्यूरेबल है, क्योंकि लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए भी है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि कैंसर हो गया तो इलाज हो सकता है। बहुत लोग इससे लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। उन्हें लगता है एक बार कैंसर हुआ मतलब मौत दरवाजे पर खड़ी है। पर क्या ऐसा है क्या, और कैंसर होता क्यों है, और कैंसर अगर होता है तो किस स्टेज तक इलाज संभव है, इनके पास और ऐसे क्या टेक्निक्स हैं जिससे इनसे इलाज कराया जा सकता है या अन्य डॉक्टर्स के पास इलाज कराया जा सकता है। तो हम तमाम ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे आज इनसे कि आखिरकार कैंसर है क्या, वो होता क्यों है, इसका इलाज कैसे संभव है, इसको लेकर के लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए, और हमें अपने दिनचर्या में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे हम कैंसर से बच सकें, दूर रहें। क्योंकि अक्सर ये लोग कहते सुने जाते हैं कि मैंने शराब नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने कुछ गलत खाना नहीं खाया, बाहर का नहीं खाया, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया। कई लोग ऐसे भी बोलते सुने जाते हैं कि मुझे अचानक कैसे पता चला कि मेरा कैंसर 4th स्टेज में है, उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं चला। तो इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता पटेल जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी की हेड हैं और वो एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में काम करती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंकिता हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, TV9 के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। मैं आपसे डॉक्टर ये पूछना चाहूंगा कि दरअसल कैंसर क्यों होता है। सबसे बड़ी बात यह है कैसे कोई इंसान समझे कि उसको कैंसर हुआ है, कैसे उसको पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, उनका जीना दुश्वार हो जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि वो कैंसर उनका 4th स्टेज पे। तो कैसे शुरुआत में ही लोग पता कर लें कि नहीं मैं कैंसर से पीड़ित हूं, या कैसे लोगों के भीतर ये बात घर कर जाए कि ये बीमारी हो सकती है, इसलिए बेहतर है हम डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत इलाज करवाएं। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। हम कैसे बने हैं? 2 सेल्स डिवाइड हुए, ठीक है, फिर कई सेल्स बने, एक गुच्छा बना, फिर वो सेल्स कई सीरियल्स ऑफ उनका डिवीजन हुआ और अलग अलग ऑर्गन्स बने, और हम
एक सेल से, 2 सेल से एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन चुके हैं। ये चीजें सबको क्लियर होंगी। तो हमारे शरीर में हर सेल, पहले तो हम बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, हर सेल का अपना एक काम होता है। सेल्स डिवाइड होते हैं, मेच्योर होते हैं, अपना काम करते हैं, और एक स्पैन के बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जगह नया सेल ले लेता है। ये सृष्टि का नियम है, इसी तरह हमारा शरीर काम करता है। जब इस प्रोसेस में किसी भी तरह का परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण सेल्स बदल जाते हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं, तेजी से बढ़ने लगते हैं, और फिर इनकी डेथ नहीं होती है, और ये और तेजी से बढ़ते हैं, इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, और बढ़ के जब ये कुछ एक साइज के आ जाते हैं तो अपने अगल बगल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जाने लगते हैं, उनको इन्फिल्ट्रेट करने लगते हैं, या जो खून की नलियां हैं, जो लिम्फेटिक्स है, उसके थ्रू ये एक बीज की तरह काम करने लगते हैं और उसके थ्रू पूरे शरीर में टहलते हैं। जहां उनको अच्छा सॉइल मिलता है, यूजुअली लिवर हो गया, लंग हो गया, बोन हो गया, ब्रेन, ये सब अच्छे सॉइल हैं जहां पे ये जाके बैठ जाते हैं और फिर वहां ग्रो करने लगते हैं। तो कैंसर एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ की वजह से है, और जो ये फैल जाता है इसको हम मेटास्टेसिस का टर्म देते हैं, जिसे आम भाषा में स्टेज 4 कहा जाता है। अब जो मैंने पहले बताया कि सेल्स बनते हैं, अपना काम करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो शरीर में दिन भर में ऐसे बहुत सारे सेल्स इस तरीके के प्रोसेस से गुजरते हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसको हम एरर्स कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि शरीर उन एरर्स को रिपेयर कर दे, तो रिपेयर होके वापस से वो सेल नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जब ये रिपेयर मैकेनिज्म खराब हो जाता है, अब वो खराब एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, या जैसे हम शराब पी रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं जिसमें 70 कार्सिनोजेंस होते हैं, एयर पोल्यूशन है, या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या किसी भी कारण अगर ये एरर ठीक करने वाली मैकेनिज्म है वो गड़बड़ हो जाती है, या एरर्स बढ़ने लगते हैं, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए एरर्स का जितना हमारी मशीनरी संभाल ना पाए, या मशीनरी खराब हो जाए। इन दोनों ही तरीकों से कैंसर जो होता है वो पनपने लगता है। कैंसर इसी तरह से कैंसर का जनरेशन होता है। तो ठीक है। म्यूटेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैंसर का जन्म कैसे होता है, पर मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपने खुद भी बताया कि किस शरीर में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जो लंप का फॉर्म ले या एक बड़ा ट्यूमर का फॉर्म ले ले, उसको हम कैंसर कहते हैं। और दरअसल होता क्या है कि सेल्स डिवाइड करता है, डेड भी करता है, पर यह क्या होता है कि बहुत तेज ग्रोथ होता है सेल्स का, और उस वजह से वो लंप का फॉर्मेशन लेता है या दूसरे अंगों में चला जाता है, तो हम उसको मेटास्टेसिस भी कहते हैं। पर मुझे आप ये बताइए, मैं इस बात को आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे फैक्टर्स का नाम लिया। इस स्मोक में 70 तरह के, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, 70 तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कैंसर इंड्यूसिंग होते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं बॉडी में। सवाल ये उठता है कि हम बहुत तरह का खाना भी खाते हैं जिसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे हम पपीते खाते हैं, उसको गलत तरीके से पकाया जाता है, केले खाते हैं उसको गलत तरीके से पकाया जाता है, आम खाते हैं उसको गलत तरीके से पकाया जाता है। रोज दिन कहा जाता है आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, और अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको कैसे बिल्कुल ग्रीन किया गया है, किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि कार्सिनोजेनिक है। तो लोग करें तो क्या करें, एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप अगर ग्रीन्स खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कितने सारे केमिकल्स हैं, और वो जा रहे हैं तो वो आपके भीतर कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल्स है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछ रहा हूं कि लोग अच्छे नियत से अच्छा खाना खाने जाते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बाजार से ला रहा हूं, किसी दिन न्यूज़पेपर में ही पढ़ने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स उसमें मिले होते हैं जो हमें हमारे शरीर में कैंसर इंड्यूसिंग है। तो हमारे जैसा आदमी करे तो क्या करे? तो पहले मैं एकदम सहमत हूं आपकी बातों से। जो हमारा 60 to 70% कैंसर होता है वो ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल, हमारे डाइट
और हमारे दिनचर्या और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से होता है। तो सबसे पहले बेसिक है, हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। तो उसमें बहुत सारे कैंसर, हम ये पॉइंट नहीं कर सकते कि ये चीज है तो इसकी वजह से कैंसर होगा। कैंसर हमेशा एक मल्टीफैक्टोरियल कारण से होता है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब कई सारे कारण एक साथ काम करते हैं। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आप ओबीज है, फैट सेल बहुत ज्यादा है, तो कई कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, अगर वो आप नहीं सो रहे हैं तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम को खराब कर रहे हैं। आप अपने सर्केडियन रिदम जो है, जो एक नेचर ने हमें बनाया है कि हमें इतने घंटे सोना है, इतने बजे सूर्योदय के साथ उठना है, सूर्यास्त के साथ खाना खा के समय से सो जाना, अगर हम उसके विपरीत चलते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी डिरेंज हो जाता है, वो कम काम करने लगता है। तीसरी चीज है जो हम खाना खा रहे हैं, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि लोकल खाएं, सीजनल खाएं, और जो भी खाना आप बाहर से लेके आ रहे हैं उसे अच्छी तरीके से वॉश करके तब उसको कंज्यूम करें। इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि क्या सोर्स आ रहा है, क्या उसमें एडल्टरेशन किया गया है, शायद वो हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती कि उसके सोर्स तक जाना। हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को और अपने इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करने के लिए जितनी चीजें होती हैं पहले वो करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए लोकल और सीजनल चीजें खाएं। बहुत ज्यादा जो इंपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं या जो पैक्ड फ्रूट्स होते हैं, जो हम बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिव और बहुत सारे मिले हुए होते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करते हैं। तो टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेट, घर का खाना खाएं, समय से खाना खाएं, क्वांटिटी लिमिटेड होना चाहिए जितना आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट हो, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। दिन भर में 1 घंटे जरूर अपने शरीर को देना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, और जितने भी नशीली पदार्थ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इतना करने से हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि अगर एक्सटर्नल फैक्टर आ भी रहा है तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार हो। जैसे कि आपने बोला कि आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने कभी किसी भी तरह का नशा नहीं किया है, तो सीधी सी बात है, अगर हम जिंदा है, हमारे अंदर सेल्स है, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। हाँ, उनमें होने की संभावना डेफिनेटली ज्यादा है जिनका खाना पीना ठीक नहीं है, जिनकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है, स्लीप ठीक नहीं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। स्ट्रेस भी अपने आप में कैंसर या किसी भी तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज, कैंसर भी एक तरीके का लाइफस्टाइल डिजीज है, इसके अलावा हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, और कोमोर्बिडिटीज होती है, ये सब स्ट्रेस इंड्यूस। स्ट्रेस एक चीज है, जो भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए, हर कुछ आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब करते हुए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या और जो कोमोर्बिडिटीज है उनको इंड्यूस कर सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। आजकल लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं ब्रश के साथ और रात में सोने जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा वो मच्छर मारने की दवा इस्तेमाल करते हैं। कई सारे डॉक्टर्स कहते हैं, या कई सारे एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लिया है जिसमें प्लास्टिक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो टूथपेस्ट के रूप में हो, टूथपेस्ट में भी एक ऐसा केमिकल होता है जो कैंसर कॉजिंग होता है, जो हम ब्रश करते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये इतनी खराब है बॉडी के लिए, लेकिन वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते। आपको लगता है कि ये जो बातें चलती रहती हैं कि कैसे आप अपने को स्वस्थ रखें, मुझे लगता है कि हमें अपने बेसिक्स को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा, टूथपेस्ट में जो जिस वजह से झाग होता है मुंह में, और वो केमिकल जो है कैंसर इंड्यूसिंग है, क्या ये सच है? इसके बारे में अपफ्रंट रिसर्च मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी केमिकल किसी भी हमारे जो कंज्यूमेबल्स हैं, डेली जो हम चीजें यूज करते हैं, अगर उसमें हम केमिकल कुछ भी इंडस्ट्री अगर ऐड कर रही है तो वो एक परमिसिबल लिमिट तक ही ऐड कर सकती है। उसके बियॉन्ड अगर जाता है तो वो हेल्थ के लिए हैजर्ड होता है। तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि टूथपेस्ट में जो केमिकल है वो कितना हैजर्डस है हमारे लिए। नहीं, ठीक है। मैं मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि कैंसर को लेकर के जो 4 स्टेज बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो क्या स्टेज 4 क्यूरेबल है क्या?
क्योंकि कहा यह जाता है कि स्टेज 1 क्यूरेबल है, 2 भी क्यूरेबल हो जाता है, स्टेज 4 में क्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। सच्चाई क्या है? क्योंकि स्टेज 4 के बारे में कहा जाता है मेटास्टेसिस हो चुका है, मतलब एक ऑर्गन से कई ऑर्गन में उसका फैलाव हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इस स्टेज के पेशेंट को, मैं चाहूंगा हर स्टेज के बारे में आप बता दें, और साथ ही साथ 4th स्टेज वाले पेशेंट के लिए भी आप क्या ये मैसेज दे सकती हैं कि उनके डिजीज का भी क्योर संभव है, उन्हें अपना होप लूज नहीं करना चाहिए? तो देखिए, स्टेज 1 होता है जब एक लिमिटेड साइज में एक ऑर्गन पे रहे। तो बहुत वेग ना बताते हुए मैं मुंह के कैंसर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जीभ का कैंसर है, ठीक है। तो स्टेज 1 होता है अगर वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है। अगर ये 2 से 5 सेंटीमीटर का हो जाता है तो ये स्टेज 2 में आ जाता है। जब ये अगल बगल के स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि जीभ है और वहां से निकल के गिल्टियों में आ गया, ठीक है, तो वो स्टेज 3 में आ जाता है। स्टेज 4 भी 2 भाग में डिवाइडेड होता है, स्टेज 4A और स्टेज 4B। स्टेज 4A का मतलब है बीमारी अभी मुंह में ही है, गिल्टियों में है, बट जीभ से निकल के बागी जगह, जैसे जीभ से निकल के गाल में पहुंच गया, जीभ से निकल के इस चीज को हम फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं, यहां फैल गया, मतलब अपने स्ट्रक्चर को के अलावा अगल बगल के भी स्ट्रक्चर को पकड़ लिया है, तो ये स्टेज 4A में चला जाता है। और जब ये शरीर में फैल जाता है तो इसे स्टेज 4B कहते हैं। तो मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि स्टेज 4 जो है वो फैला हुआ डिजीज होता है। बट फिर मैं ये बोलूंगी, शरीर में बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, हर कैंसर की जो स्टेजिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। स्टेज बनाया ही इसलिए जाता है ये समझने के लिए कि फैलाव कितना है और ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अब हमारे मेडिकल टर्म में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया जिसको कि हम ओलिगोमेटास्टेसिस कहते हैं। एक हो गया लोकल डिजीज जो कि फैला हुआ नहीं है, दूसरा है फैला हुआ डिजीज जिसे कि मेटास्टेसिस कहते हैं। उसके बीच का जो स्टेज होता है या बीच में का जो एक स्थिति है उसको ओलिगोमेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक स्थिति है कि पूरे शरीर में, हड्डी में, फेफड़े में, ब्रेन में बीमारी फैली हुई है, और एक स्थिति है कि सिर्फ जाके लिवर में एक गांठ पड़ गई, या हो सकता है फेफड़े में एक गांठ पड़ गया। तो 4 या 5 गांठें अगर शरीर में इधर उधर होती हैं तो वो भी पोटेंशियली क्यूरेबल होता है। पोटेंशियली क्यूरेबल का मतलब कि हम कोशिश करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें 100% की गारंटी नहीं है। हम पेशेंट्स को फॉल्स होप नहीं दे सकते कि हमने हाथ रख दिया और आप ठीक हो जाएंगे, इस तरह के फॉल्स होप नहीं देने चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि ओलिगोमेटास्टेसिस है, आप पोटेंशियली क्यूरेबल है, अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है तो चांसेस हैं कि आपकी डिजीज कंट्रोल में आ सकती है और हो सकता है ठीक भी हो सकती है, इनक्यूरेबल नहीं है। अब हम स्टेज 4 की बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई, और कैंसर भी बहुत तरीके का होता है। कुछ कैंसर होते हैं, जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, काफी बार 80 साल के मेल्स आते हैं, प्रोस्टेट कैंसर हड्डी में फैला हुआ, लेकिन वो उस कैंसर के साथ सालों साल जिंदा रहते हैं। उनकी डेथ कब कैसे होती है? उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया या कैंसर के अलावा किसी और बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। तो प्रोस्टेट एक तरीके से बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है। स्टेज 4 में भी पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर के साथ लंबा जी सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूंगी। ब्रेस्ट कैंसर कई तरीके का होता है, उसमें अगर आपका लो रिस्क ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे डिवाइड करते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क है, और अगर उस पेशेंट को अगर लंग में फैला है, लिवर में फैला, हड्डी में भी फैला है और उसके मार्कर्स पॉजिटिव है, लो रिस्क पेशेंट है, तो दवाइयों की मदद से वो पेशेंट भी लंबा जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब डेथ होना निश्चित है। तो दे आर पोटेंशियली क्यूरेबल इफ नॉट 100% क्यूरेबल। तो आप बहुत बड़ा होप दे रही हैं। मुझे लगता है कि वो दर्शक जिनके परिवार में या वो खुद इस बीमारी से ग्रसित होंगी या होंगे, वो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे या देखेंगी, तो निश्चित तौर पर उनके भीतर एक होप होगा, उम्मीद होगा कि भले ही वो 4th स्टेज में हो लेकिन फिर भी वो लंबा जी सकती हैं, प्रोवाइडेड कि उन्हें। जी हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, ये आपको कौन बता सकता है? ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट्स देख के आपका एग्रेसिव ट्यूमर है या नॉन एग्रेसिव ट्यूमर है ये देखते हुए, और फैलाव का वॉल्यूम कितना है,
थोड़ा फैला है, ज्यादा फैला है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत जरूरी है अपने रिपोर्ट्स के साथ एक बार अच्छे कैंसर सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके डिस्कस करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मुझे लगता है मेरे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। TV9 के दर्शक जो भी देखेंगे वो आपकी बातों से लाभान्वित होंगे, और अगर इस स्टेज पर भी होंगे तो उनके अंदर एक उम्मीद जगेगी। इन दिनों एक बहुत चर्चा होती है इम्यूनोथेरेपी की। कहा जाता है कि हार्मोन्स को रेगुलेट करके ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, मतलब शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। ये कितना कारगर है? आपने अपने हॉस्पिटल में भी कई लोगों का इस मेथोडोलॉजी से ट्रीटमेंट किया होगा। आपका अनुभव क्या कहता है? लोग कितने क्योर्ड होते हैं? क्या वो ठीक हो जाते हैं? फिर वापस रीअकर करने की संभावना रहती है या खत्म हो जाती है? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। ठीक है, तो बस मैं 1 मिनट का समय लूं कैंसर कैसे ट्रीट होता है वो बताने के लिए। तो कैंसर ट्रीटमेंट कई पिलर्स पे डिपेंड करता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। किस पेशेंट में किस चीज की जरूरत है वो डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है। सपोज करिए मुंह का कैंसर है, तो इसमें मुंह मतलब आगे वाला पार्ट, पीछे नहीं, आगे का पार्ट है, तो उसमें अगर ऑपरेबल है तो सर्जरी होती है, फिर रिपोर्ट आता है, उसको देखा जाता है, अगर जरूरत पड़ता है तो रेडिएशन और कीमो दिया जाता है। वो बीमारी जब अगर मान लीजिए वापस आती है तब इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट हम इम्यूनोथेरेपी के साथ ही शुरू कर सकते हैं। तो ये बताने का उद्देश्य यही है कि ये समझना कि हर मोडालिटी हर कैंसर में कारगर नहीं होता है। कोई भी दवा लिखने से पहले, जैसे हार्मोनल की अगर हम बात करें तो हम हर पेशेंट में हार्मोनल नहीं देते। हम ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं, एंडोमेट्रियम में देते हैं, जहां पे वो काम करेगा। मुंह के कैंसर में कभी हम हार्मोनल नहीं देते। इसी तरह इम्यूनोथेरेपी भी एक नया पिलर और मोडालिटी है कैंसर ठीक करने का या ट्रीट करने का, जिसमें कि जैसे हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बैलेंस पे काम करता है। अगर ज्यादा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो आपके शरीर के अंगों को ही खराब करने लगेगा, तो वो थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, बैलेंस वे में काम करता है। इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, इस इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल के अगेंस्ट एक्टिवेट कर देता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल्स को मारने लगता है। लेकिन ये हम एज ए ब्लैंकेट ट्रीटमेंट हर पेशेंट में नहीं देते हैं। पहले पेशेंट की कुछ जांचें होती है जिससे ये पता चलता है कि ये इम्यूनोथेरेपी देने पे उस पेशेंट में काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो नहीं दिया जाता, अगर काम करेगा तभी दिया जाता है। ये हर स्टेज के लिए, हर बीमारी के लिए कारगर नहीं है। स्पेसिफिक कैंसर्स और स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टेस्ट के बाद ही। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारे पास एक पेशेंट आई, उनको खाने में दिक्कत हो रही थी, खाना निगलने में दिक्कत हो रही थी, एंड शी इज अ वेरी हेल्दी फीमेल, अच्छे मतलब एजुकेटेड फैमिली से थी, तो उनको खाने में दिक्कत हुई। तो उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब जो पेट के डॉक्टर है उनको दिखाया। पेट के डॉक्टर ने स्कोपी की, एंडोस्कोपी की, और वहां पे उनको लगा कि बाहर कोई लिम्फ नोड है जो उनके खाने की नली को दबा रहा है। तो उन्होंने वहां से बायोप्सी ली। जब बायोप्सी ली तो वहां पे कैंसर आया। फिर हमने पेट स्कैन कराया तो पता चला कि रीनल मतलब किडनी का कैंसर है, जो कि शरीर में फैल गया है, और वो एक गिल्टी थी जो खाने की नली को दबा रही थी, इसलिए पेशेंट को पता चला। उसके अलावा पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था। तो इस पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी शुरू की गई, और ऑलमोस्ट 3 साइकिल के बाद जब पेट स्कैन कराया गया तो 75% रिडक्शन डिजीज में पाया गया है। तो वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रेगुलर चेक भी जरूरी है कि दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, रेगुलर चेक बहुत जरूरी है। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अक्सर फैमिलीज जिनके किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ है या खुद जो कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके अंदर जो है इस बात का डर रहता है जब उनको कहा जाता है आपको कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा। कीमोथेरेपी के बारे में कहा जाता है कि जहां पर कैंसर है, ठीक है, वहां तो कैंसरस सेल को कीमोथेरेपी मार रहा है, लेकिन जो आसपास के अच्छे सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज इस कदर से हो जाते हैं कि पेशेंट ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, अपना रोज दिन का दिनचर्या नहीं कर पाता, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज बिगड़ जाती हैं। इसलिए कई सारे पेशेंट्स
कीमोथेरेपी से डरते हैं। आप क्या कहती हैं, कीमोथेरेपी कब और कैसे जरूरी होता है? क्या जब ये जरूरी होता है तो निश्चित तौर पर इसको लेना चाहिए? ये आपका मेडिकल साइंस इसको अप्रूव करता है? जरा दर्शकों के भीतर जो भ्रांतियां हैं, क्योंकि मैं भी इसको लेकर के कई बार डाउटफुल रहता हूं, कभी कुछ पढ़ता हूं कभी कुछ पढ़ता हूं, मैं आपकी तरह एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो मैं चाहूंगा कि कीमोथेरेपी के बारे में जरा बताइए कि लोग जब कीमोथेरेपी के लिए जाएं तो उनको निडर होकर के जाना चाहिए और प्रॉपर इसका इस्तेमाल लेना चाहिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो। देखिए, डॉक्टर तभी प्रिस्क्राइब करेंगे जब उसकी जरूरत होगी, क्योंकि हम ऑन्कोलॉजिस्ट जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली गाइडलाइन के हिसाब से होता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं जो ये बताती हैं आफ्टर रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च के बाद, किस स्टेज में ये कीमो ज्यादा काम करता है, स्टेज में कौन सा काम करता है। तो मुंह का जो कैंसर उसका कीमो अलग होगा, ब्रेस्ट का अलग होगा, अगर पेट की इंटेस्टाइन का अगर कैंसर है तो उसका कीमोथेरेपी अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि जरूरत है कि नहीं और कौन सा लगना है। दूसरा क्वेश्चन साइड इफेक्ट का, तो पहले जो कीमोथेरेपी लगते थे उनका बहुत साइड इफेक्ट होता था, अब वो कम हो चुके हैं। ना नहीं, साइड इफेक्ट होता है उसको मैं मानती हूँ, लेकिन कीमोथेरेपी देने के दौरान कीमोथेरेपी के साथ कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं कि साइड इफेक्ट कम से कम हो सके। नेक्स्ट साइकिल पे जब पेशेंट आता है तो जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसमें भी मेडिसिन दी जाती है कि अगर पेशेंट को जाने के बाद कोई दिक्कत हो तो ये दवाइयां ली जा सकती हैं। और कीमोथेरेपी का एक लिमिटेड साइकिल होता है, उतना साइकिल लेने के बाद फिर पेशेंट का कीमोथेरेपी रोक दिया जाता है। मैं हमेशा ये मानती हूँ पेशेंट कैन हमेशा साइड इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत है उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर बचा रह गया तो उसके साथ नहीं रह सकते। तो हम लोग कुछ भी करें, कोई भी अगर हम टेस्ट करते हैं या कोई भी अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि पहले वो जरूरी है कि नहीं जरूरी, गैर जरूरी चीजें नहीं करानी होती है। और अगर हम ट्रीटमेंट भी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फायदा ज्यादा हो रहा है या छोटे मोटे नुकसान के लिए हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर सेल्स म्यूटेट होते रहते हैं, एक तो म्यूटेशन करके कैंसर हो गया, फिर आगे भी वो और म्यूटेट होते रहते हैं, अपने नेचर को चेंज करते रहते हैं। इसलिए जो दवा अभी काम कर रही है अगर बीमारी वापस आती है तो जरूरी नहीं कि सेम दवा उस समय भी काम करे, क्योंकि कैंसर सेल ने अपने आप को उस दवा के लिए म्यूटेट कर लिया है। तो इसीलिए आधा अधूरा इलाज जो है वो बहुत खतरनाक होता है, और आधी अधूरी जानकारी और आधा अधूरा एडवाइस वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। पहले जमाने में क्या था, हम कैंसर के बारे में अपनी धारणा कैसे बनाए थे, हमें गांव या शहर में रह रहे हमारे अगल बगल जो पेशेंट है उनको देख के हमने धारणा बना ली थी। तब हॉस्पिटल्स भी कम होते थे, तब लोग हॉस्पिटल भी कम पहुंचते थे, और तब इतनी मोडालिटीज भी नहीं थी, और पेशेंट अगर एडवांस स्टेज में जाएगा तो उसके ठीक होने की संभावना लिमिटेड रहती है। तो उनको मोटा मोटा ये लगता था कि अच्छा कैंसर हो गया, वो बचे नहीं। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कैंसर किस स्टेज में पता चला था, कैंसर के साथ क्या उनको और कोई बीमारी तो नहीं थी, शुगर हाई लेवल का तो नहीं था, कोई और बीमारी तो ऐसी नहीं थी जिसके कारण कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। अब जो भ्रांतियां हैं या जो डर है, जो मिसकंसेप्शन है, वो सोशल मीडिया में जो बहुत तरह का इंफॉर्मेशन, सही गलत मतलब नॉन एविडेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है, उसके कारण लोग ज्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा यही ओपिनियन है कि अगर आपके घर में पहले तो किसी को कैंसर ना हो, बट अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर हुआ है तो सबसे पहले जाके आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल में जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट से आप सही ओपिनियन लीजिए, आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, आप थर्ड ओपिनियन लीजिए, अपनी धारणा बनाइए, बट समय ना व्यतीत करें और सोशल मीडिया देख के अपना ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीजें फिल्टर्ड आती है और आपको पूरी जानकारी नहीं एकदम होती है। आपने ठीक कहा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वो कहते हैं आधी अधूरी जान। यस ट्रू। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोग के सवाल तो अभी कई पूछूंगा मैं आपसे। लोगों के दिमाग में बहुत तरह की बातें होती है, जैसे कहते हैं वैक्सीन ले लो, हर चीज का वैक्सीन है जो प्रिवेंट करता है। क्या कैंसर का वैक्सीन अभी तक आया नहीं है क्या? क्योंकि बहुत सारे हम साइंस जर्नल में पढ़ते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में इसको लेकर के शोध हो रहा है, कुछ कैंसर के लिए वैक्सीन है भी जिससे कैंसर नहीं होता है। पर अगर एक हेल्दी आदमी, जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, तो क्या एक हेल्दी आदमी प्रिवेंशन के लिए
वैक्सीन लेकर के क्या मस्त रह सकता है कि नहीं अब हमें कैंसर नहीं होगा क्योंकि हमने ये वैक्सीन ले लिया? इस तरह का कोई इन्वेंशन हुआ है अभी तक? दो सवाल है इसमें, पहले तो वैक्सीन है, दूसरा मस्त रह सकते हैं कि नहीं। तो पहले मैं वैक्सीन बताऊंगी। तो दो वैक्सीन है। पहला वैक्सीन जो है वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए है, जिसको HPV वैक्सीन कहते हैं, जो कि इंडिया में कई साल से अवेलेबल है। 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स है और अब इंडियन ब्रांड भी लॉन्च हो गया है, जिसका रिकमेंडेशन है 9 से 14 साल की हर बच्ची को 2 डोज में ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। और उसके बियॉन्ड अगर 14 से 26 साल तक है तो 3 डोज में ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। किसी भी गायनी हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इवन पीडियाट्रिशियन के पास ये वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन वही कहते हैं कि थोड़ा इसका डिस्कशन इसके बारे में कम हुआ है, इसलिए लोगों को कम पता है। बट ये 26 के बाद नहीं है, 26 के बाद नहीं है। हाँ, तो पहले ये 36 साल तक था। 26 से 36 साल तक भी लोग लगवाते हैं, लगवा सकते हैं। उसका कितना फायदा है ये अभी प्रूवन नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस के अगेंस्ट होता है, HPV वायरस। और हमारे देश में ये माना जाता है कि अगर शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत जरूरत नहीं होती है। बट 36 साल तक भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ लोग 45 साल तक भी लगवाते हैं, बट 36 साल इज गुड, मतलब लगवा लेना चाहिए। और दूसरा जो वैक्सीन है वो आता है आपका लिवर कैंसर के लिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो लिवर कैंसर के लिए कारगर है। तो ये 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो कैंसर के लिए अभी कारगर हैं और मार्केट में भी हैं और लोग लगवा भी रहे हैं जो जागरूक हैं इस चीज के लिए। अब दूसरी चीज क्या थी? वो मस्त रहने वाली बात। मस्त रहने वाला, ठीक है। आप एकदम अलर्ट हैं, एकदम अच्छे से रोड पे जा रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट तब भी हो सकता है। तो हमारा जो काम है, हमारा क्या काम है? फिट रहना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, पैकेट का खाना ना खाना, समय पे सोना, कोशिश करना कि स्ट्रेस ना लें, टोबैको कंज्यूम ना करना, अल्कोहल कंज्यूम ना करना, एयर पोल्यूशन जहां पे कम हो कोशिश करना वहां रहें, या अगर एयर पोल्यूशन है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो सारे ले, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से भी लंग कैंसर होता है। तो ये कॉमन चीज है, ये तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ये कह रही हैं, मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक सुनेंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि जो उनके हाथ में है वो उनको करना चाहिए और वो अपना बेस्ट करें। रेस्ट उनके हाथ में नहीं है, इसलिए वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। अच्छा खाना, अच्छा। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रही? जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो भी ये फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गया या जो आपका डाइट, सारी चीजें हो गई, या ये ना केवल कैंसर बट डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन है तो ब्रेन स्ट्रोक और कई लिवर फेलियर। अब देखिए, पहले हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शियस डिजीज के मरीज ज्यादा होते थे, बट अब हॉस्पिटल्स में ऑर्गन डिसफंक्शन के पेशेंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर सेंटर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब बीमारी भी बढ़ रही है, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल एक नेगेटिव तरीके से चेंज हुई है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारे दादा दादी, हमारे पहले के लोग रहते थे, हमारा जो रहन सहन है वो भारतीय होना चाहिए, जो हमारा कल्चर था, भले ही हम वेस्टर्न की तरफ देखें अपने टेक्नोलॉजी और अपने डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हाँ, हम मशीन के लिए वेस्ट की तरफ देख सकते हैं, लेकिन हम लाइफस्टाइल अपने दादा और दादी का ही फॉलो करें, तभी हम हेल्दी और वेल्दी भी रह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ नहीं होगा तो वेल्थ कहां से आएगा? सबसे बड़ी बात है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, तो वेल्थ कितना भी लगा ले बिल्कुल, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अब लोग, आप जैसे एक्सपर्ट कहते हैं और मुझे लगता है कि आप अपने हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल भी कर रही होंगी, ये ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट क्या हुआ है और लेटेस्ट ऐसा क्या मशीन आया है जिससे अब कैंसर का इलाज बहुत आसान हो गया है? जैसे अगर आपके पास कोई जाए या आपके जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाए तो ऐसा क्या तौर तरीका बदला है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, 90 के दशक में लोग कैंसर का नाम सुन करके ही समझ जाते थे कि अब मौत दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में होता है कि 4th स्टेज का कैंसर था और उनका इलाज हो गया। अभी हाल के दिनों में सिद्धू की वाइफ बहुत चर्चा में रही कि उनका इलाज कैसे हुआ, उसको लेकर के भी मैं सवाल करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग 4th स्टेज में भी ठीक हो जाते हैं। पहले होता था 1st स्टेज के बाद
ठीक होना लगभग नामुमकिन है। तो ये एडवांसमेंट क्या हुआ है, क्या तकनीक का इस्तेमाल करती हैं आप लोग? एक तो इम्यूनोथेरेपी पहले बता दिया मैंने। हार्मोनल थेरेपी होता है जिसमें हार्मोन इंजेक्शन, जैसे कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है, हार्मोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं। तो अगर कोई फीमेल आती है और चल फिर के आ रही है लेकिन फैला हुआ डिजीज है, कोई बहुत ऐसा क्राइसिस नहीं है, आईसीयू वाली कंडीशन नहीं है, तो उनको हम हार्मोनल इंजेक्शन पे भी और कुछ टैबलेट्स पे भी ट्रीटमेंट करके लंबे समय तक रख सकते हैं, उसमें कीमो देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो और एडवांस होता जा रहा है। फिर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, तो कीमोथेरेपी अब ऐसे आ गए हैं जिनके साइड इफेक्ट्स जो है वो काफी कम है। फिर हम सर्जरी की बात करेंगे, तो सर्जरी में पहले ओपन सर्जरीज होते थे, अब लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज भी आ गए हैं, जिससे कि आपका मिनिमल एक्सेस होके सर्जरी हो जाती है। पहले अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता था पूरा स्तन निकाला जाता था, अब क्या है उसको कंजर्व किया जाता है। पैर का कैंसर है या आम का कैंसर है तो काफी बार पूरा एम्पुटेशन मतलब पूरा काट के निकाला जाता था। अगर अभी लिमिटेड स्टेज है तो उसमें लिम्ब साल्वेज भी किया जाता है, मतलब ऑर्गन को या पैर और हाथ को बचाया जा सकता है। तो सर्जरी में ये एडवांसमेंट है। रेडिएशन में काफी एडवांसमेंट हो गया। रेडिएशन में जो पहले मशीनें होती थी उनमें साइड इफेक्ट ज्यादा होता था, बट जो अब नई मशीनें हैं उसमें हम लोग बहुत फोकस करके रेडिएशन देते हैं, और अगर 3 से 5 मिलीमीटर का कैंसर कहीं भी पड़ा हुआ है उसको फोकस करके 1-2 फ्रैक्शन में उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं जो शरीर में सांस के साथ मूव करते हैं, जैसे कि अगर लिवर का कैंसर हो गया या फेफड़े का कैंसर हो गया, वो सांस लेने के साथ साथ मूव करेगा। तो अब मशीन जो है वो रोबोटिक आर्म से उसको ट्रैक करके सिर्फ फोकस करके उसी को डोज देते हैं। तो जितनी भी मोडालिटीज है उनका मेन जो एडवांसमेंट का जो एक फोकस होता है कि डोज ज्यादा जाए और साइड इफेक्ट कम हो, नॉर्मल टिश्यूज पे कम से कम साइड इफेक्ट पड़े, और पेशेंट अगर ठीक हो जाते हैं, लंबे समय तक उनकी जिंदगी है, तो वो टॉक्सिसिटी मतलब साइड इफेक्ट से वो परेशान ना रहे। ब्रेस्ट कैंसर हुआ हाथ सूज रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्जरीज में भी लिम्फ नोड डिसेक्शन का एक अलग टेक्निक है जिससे कम सूजन होती है, और रेडिएशन और बाकी ट्रीटमेंट के दौरान एक्सरसाइजेज और रिहैबिलिटेशन किया जाता है जिससे हाथ नहीं सूजता। मुंह का कैंसर है, सब कुछ हो गया, मुंह नहीं खुल रहा है, तो वो रिहैबिलिटेट किया जाता है। तो फोकस यही है हर मोडालिटीज के एडवांसमेंट में कि असर ज्यादा हो और साइड इफेक्ट कम हो, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो। तो अब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। क्या कैंसर हेरिडेटरी है? इज इट हेरिडेटरी, अनुवांशिक है? और अगर है, जैसे मान लीजिए मेरे पिता को कैंसर था और हम 4 भाई बहन हैं, तो हम 4 भाई बहनों में उसके होने के चांसेस कितने? ये मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जगह बहुत टाइम तक इस पे डिबेट रहा कि इट इज हेरिडेटरी और नॉट, इट इज कम्युनिकेबल और नॉट। तो ठीक है, अब तो साफ समझ में आ गया कि कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। लेकिन हेरिडिटरी है, कुछ चांसेस हैं, तो कितने % बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में इसके फैलने के चांसेस रहते हैं? जो अनुवांशिक कैंसर है वो आपका मोटा मोटा 7 से 12% अनुवांशिक कैंसर या जेनेटिक कैंसर, हेरिडिटरी कैंसर होता है जो कि फैमिलीज में रन करता है। तो इनके डेवलप होने के चांसेस भी नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा हैं, और अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं अच्छी रखी तो दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, मतलब 1+1 2 नहीं, 1+1 11 होगा। तो वो इफेक्ट ज्यादा, मतलब वो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको पहचाने कैसे? अगर एक ही इंसान में कई तरह का कैंसर है, जैसे कोई महिला है उनको ब्रेस्ट कैंसर भी, ओवरी कैंसर भी, उम्र कम है, तो उनको टेस्ट कराना चाहिए। किसी फैमिली में अगर कई जनरेशन्स में कैंसर रन कर रहा है, दादाजी को था, पिताजी को है, चाचा को है, ताऊ जी को है, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, शुरू में टेस्ट नहीं कराते पहले, अगर, क्योंकि ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, या अगर आपको इतनी अवेयरनेस है तो आप डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे कि हमें जेनेटिक कैंसर है कि नहीं, या हेरिडिटरी कैंसर है कि नहीं। तो सबसे पहले तरीका यही होता है कि आप एक जेनेटिक काउंसलिंग पहले कराएं जेनेटिक काउंसलर से। जेनेटिक काउंसलर आपकी एक ट्री, फैमिली ट्री बनाएंगे, देखेंगे किसको क्या कैंसर है, क्या वो रिलेटेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में सब पान गुटखा खा रहे हैं और हेल्दी है और सबको मुंह का कैंसर हो गया,
तो उसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, ना कि हेरिडिटरी। तो ये जेनेटिक काउंसलर का काम है ये एडवाइस करना, क्योंकि टेस्ट कराना बहुत आसान है लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत खराब है। अगर कोई ऐसी चीज आती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा चीज तो काफी बार जानना भी नहीं चाहिए। तो जेनेटिक काउंसलर का काम ही यही होता है एडवाइस करना कि आपको कराना है या नहीं कराना है। मान लीजिए अगर किसी में आ जाता है पॉजिटिव कि ठीक है आपकी फैमिली में, फॉर दैट मैटर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, हम उसकी बात करते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर होने की संभावना ज्यादा है तो उसमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है, कुछ सर्जरीज एडवाइस होती हैं और कुछ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उससे बदल के इनको समझाया जाता है। तो एक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट कैसी आई है। चलिए, मैं मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू इंटरनेशनल प्लेयर, इंडिया के तरफ से क्रिकेट खेला उन्होंने, वो उनकी पत्नी को कैंसर था, उन्होंने जिस तरह की बात कही कि अगर आप अपने खान पान में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो 4th स्टेज कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा, ये मिथ है या हकीकत भी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी उनकी पूरी बात गलत नहीं है, उनकी बातें सही हैं। और कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि हल्दी मत पियो, तुलसी मत खाओ, नीम मत खाओ, जो भी चीजें उन्होंने बताई कोई नहीं बोलेगा। हम लोग खुद बोलते हैं घर का खाइए, जो चीजें हम लोग शुरू से समझते हैं कि एंटी बैक्टीरियल है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, वो एकदम लीजिए, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें गलत है, एकदम सही है। लेकिन इसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया है। सिद्धू जी की वाइफ ने पूरा ट्रीटमेंट लिया था। अब जैसे मैंने बोला कि स्टेज 4, अब स्टेज 4 में क्या वो आईसीयू में थी? मुझे नहीं लगता कि वो आईसीयू में थी। स्टेज 4 अगर कहीं 2 सेंटीमीटर का नोड्यूल भी इधर उधर आ जाता है उसको भी स्टेज 4 कहा जाता है, लेकिन वो क्यूरेबल होता है। जो मैंने पहले बोला ओलिगोमेटास्टेसिस, मतलब लिमिटेड ऑर्गन में एक दो इधर उधर पहुंचा हुआ है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने शायद अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं बताया, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने सर्जरी भी कराई, उन्होंने रेडिएशन भी लिया, कीमो भी लिया और साथ में लाइफस्टाइल चेंज किया, जो कि सिर्फ कैंसर में नहीं, हमें आपको और हर किसी को फॉलो करना चाहिए। हर किसी को सुबह मतलब 12-14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अब उसको बाहर से पैक करके मॉडर्नाइज करके बताया गया। हम लोग शुरू से यही, हमारे पूर्वज तो यही करते थे, सूर्यास्त होता था उसके पहले खा लेते थे, सूर्योदय के बाद काम करके खाना बना के तभी खाते थे, तो 12 घंटे बाद ही खाना है। तो ऐसा सिद्धू जी ने कुछ नई चीज नहीं बताई। हल्दी सबको पता है, सब लोग अपने घर में काढ़ा हल्दी पीते ही हैं, तो वो भी कोई नई चीज नहीं है। और ये किसी कैंसर के पेशेंट को नहीं, हर किसी को एडवाइसेबल होता है अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर ने मना किया हो आपके किसी स्पेसिफिक कंडीशन में कि नहीं करना है। तो ये बात तो एकदम उनकी सही है कि हर कैंसर पेशेंट या हर इंडिविजुअल को ये फॉलो करना चाहिए, एकदम सही बात है। बट उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया, ये लोग भूल जा रहे हैं। वो सब कुछ कराए हैं, सारा ट्रीटमेंट कराए हैं और उसकी वजह से उनकी वाइफ ठीक है। तो यहाँ पे हमें लड़ना नहीं चाहिए आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक, सबको मिलके काम करना होता है, क्योंकि एंड टारगेट क्या है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन एकदम खराब होती, किसी को नहीं पता कि स्टेज 4 में उनका डिजीज का साइज क्या था, कितना बड़ा था। आईसीयू जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 3% चांस है, किस चीज का 3% चांस है? उनके बचने का 3% का चांस है या बीमारी खत्म होने का 3% का चांस है? तो ये एकदम आधी अधूरी सेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि कैंसर में हम लोग 5 to 10 ईयर सर्वाइवल बताते हैं कि इतने % चांस है कि 10 साल जी जाएंगी। ठीक है, ये 80-90% भी पेशेंट ऐसे होते हैं जो जी जाते हैं। तो अधूरी फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन पे मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा मैसेज एकदम लाउड और क्लियर है। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट कराया है, उन्होंने आयुर्वेदा और मतलब मॉडर्न मेडिसिन की सारी चीजों को यूज किया है और उनका डिजीज इसलिए कंट्रोल में आया है। और हम लोग जो स्क्रीन के बाहर यूट्यूब और बाकी चीजें व्हाट्सएप देख देख के हम अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उनके मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट को अवॉइड करके छोड़ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को कर रहे हैं। आज सुबह एक पेशेंट आए थे, मुंह का कैंसर है, काफी फैला हुआ है, और वो भी यही चीज फॉलो कर रहे थे। उनके अटेंडेंट ने पूछा कि करते रहे, हमने एकदम करिए, वो तो करना चाहिए, हमें आपको भी करना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट तो कराइए, डिजीज अभी उनका बढ़ गया है। तो ही इज अ सेलिब्रिटी, ही हैज एक्सेस टू एवरीथिंग, वो किसी भी इंटरनेशनल डॉक्टर के साथ के पास जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उन्होंने कराया भी है। हम लोग यहाँ पे कम समझ के अपने पेशेंट के जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर। अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, उनका स्टेज नहीं पता, कितना फैला हुआ था, 3% किस चीज का, क्या वो आईसीयू में थी, क्या वो जाने वाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी तो मैंने ये भी सुना है कि 2023 में ही ठीक हो चुकी थी, तो अभी 1 साल बाद क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बहुत सारी चीजें, हमें उसके अंदर नहीं जाना, हमें बस ये जाना कि हमारे लिए क्या सुनना सब चाहिए, एब्जॉर्ब वही करना चाहिए जो हमारे लिए और हमारे पेशेंट के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, आपने हर मुद्दे पर बहुत गहराई से अपना जवाब दिया। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंकिता पटेल, आपको जो लोग भी सुनेंगे, हमारे दर्शक सुनेंगे, निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, क्योंकि कैंसर होते ही एक बार लोग डरता जरूर है, वो आपके पास आता है, वो इलाज पाता है, तो निश्चित तौर पर आप उसे, वो कहते हैं ना कि नया जीवन देती हैं। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो जानकारी दी है, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक जो इसे देखेंगे और सुनेंगे वो जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो अंकिता पटेल जी, डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।